हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर आयुष काम्यम अध्याय। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे आयुष काम्यम अध्याय। माई सेल्फ जितेंद्र शर्मा, BMS सेकेंडरी स्टूडेंट। तो गाइस, हम अपने चैप्टर को करते स्टार्ट। तो गाइस, पहले तो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर के नाम का मतलब क्या होता है। आयुष काम्यम, इसका मतलब होता है कि आयु की कामना करने वाला अध्याय, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वे लंबे समय तक जिए। तो आचार्य वाग्भट ने इस अध्याय में बताया है कि अच्छी आयु कैसे प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आयुर्वेद का प्रयोजन, तो आचार्य चरक के अनुसार तो क्या होता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रसरणम च। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे आचार्य वाग्भट के अनुसार। आयु काम्यम आनेन द्रम अर्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशु विदेय परमाधर। तो ये हो गया हमारे आचार्य वाग्भट के अनुसार आयुर्वेद प्रयोजन का श्लोक। तो अब हम इसकी हिंदी देखते हैं। आयु द्रम हो गया अर्थ और सुख, इन तीन पुरुषार्थ का साधन है। जो आयु की कामना करते हैं उन पुरुषों को आयुर्वेद शास्त्र के उपदेश दिए गए उनका विशेष आदर करना चाहिए। तो इसमें क्या बताया गया है कि आयु है ना, वो क्या धर्म अर्थ और सुख, इन तीन पुरुषार्थ का साधन है। जो मतलब दीर्घ आयु अच्छी आयु की कामना करते हैं उनको क्या करना चाहिए, आयुर्वेद शास्त्र के अंदर जो उपदेश दिए गए हैं उनका विशेष आदर करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं आयुर्वेद अवतरण, मतलब ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा। मतलब आप यही सोचते होंगे ना कि यार आयुर्वेद कहाँ से आया है, वो कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से कहाँ तक। तो हम श्लोक देखते इसका, फिर इसकी हिंदी देखेंगे। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मजीग्रत सो अश्विनो तौ सहस्त्राक्षम सो अतिपुत्र आदि खान मुनि ते अग्नि वेश आदिकास्ते तू पृथक तंत्राणी ते निरे। तो ये हो गया हमारे आयुर्वेद अवतरण का श्लोक। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर ये है ना सहस्त्राक्षम, तो ये यहाँ पे भगवान इंद्र के लिए आया है। अगर धार्मिक आप ज़्यादा देखते होंगे चीज़ें तो आपको पता होगा कि इंद्र भगवान को कहीं कहीं पे सहस्त्राक्षम नाम से भी पुकारते हैं। तो ये याद रखना आप कि ये नाम भगवान इंद्र के लिए आया है। तो सबसे पहले वर्मा जी ने, फिर उन्होंने क्या किया, प्रजापति यानी दक्ष प्रजापति को उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। फिर यहाँ क्या अश्विनो, मतलब फिर दक्ष प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया। फिर अश्विनी कुमारों से आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र के पास गया। फिर भगवान इंद्र ने आयुर्वेद का ज्ञान आत्रेय को दिया। फिर अग्निवेश और उनके शिष्यों के पास गया आयुर्वेद का ज्ञान, और उन्होंने क्या किया कि अलग अलग तंत्र बनाए। तो यहाँ पे अच्छे से इसकी हिंदी दी हुई आप पढ़ सकते हो। ये देखो तो क्या हुआ, ब्रह्मा के पास गया आयुर्वेद का ज्ञान, फिर वहाँ से दक्ष प्रजापति के पास, फिर दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों के पास, फिर अश्विनी कुमारों से भगवान इंद्र के पास, फिर भगवान इंद्र से आत्रेय आदि के पास, फिर आत्रेय से क्या हुआ, अग्निवेश के पास गया आयुर्वेद का ज्ञान। आत्रेय के है ना ये 6 शिष्य है, अग्निवेश, भेल, जतुर्कर्ण, पराशर, हारित, सारपानी। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। और अब हम देखते हैं आयुर्वेद के 8 अंग। इसका मतलब होता है ब्रांचेज ऑफ आयुर्वेदा, मतलब आयुर्वेद की कितनी ब्रांचेज है। तो यहाँ पे हम लोग आयुर्वेद की 8 ब्रांच पढ़ेंगे इस श्लोक के अंदर। काय बाल ग्रोह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वर्षान अष्टावंगानी तस्या वो चिकित्सा येसु संसरिता। तो हमारी पहली ब्रांच है काय चिकित्सा, फिर होगी बाल चिकित्सा, फिर होगी गृह चिकित्सा, फिर हो गया ऊर्ध्वांग चिकित्सा, फिर हो गया शल्य चिकित्सा, फिर हो गया दृष्टा चिकित्सा, फिर हो गया जरा चिकित्सा, फिर हो गया व्रस चिकित्सा। ये आयुर्वेद के 8 अंग हैं। इनके अंदर क्या होता है, संपूर्ण चिकित्सा का समावेश हो जाता है। आप यहाँ पे इनकी इंग्लिश भी देख सकते हो अच्छे से, जैसे काय चिकित्सा को जनरल मेडिसिन बोलते हैं। फिर आपको यहाँ पे ENT होता है ना, जो क्या हो गई, ऊर्ध्वांग चिकित्सा हो गई। यहाँ पे सर्जरी, टॉक्सिकोलॉजी वगैरह आप देख लेना अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे त्रिदोष। त्रिदोष होते हैं हमारे वात, पित्त और कफ। मैंने क्रिया शरीर के अंदर
अच्छे से वात पित्त और कफ के अलग अलग लेक्चर बना के अपलोड कर रखे हैं, तो आप जाके उनको देख लीजिए, क्योंकि वात पित्त और कफ आपको अच्छे से आने चाहिए और उनके सारे श्लोक आज अच्छे से आप सभी को याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं त्रिदोष का श्लोक। वायु पितम कप श्रेति तिर्यो दोषा समासत विकृता अविकृता देहम धनंती ते वर्धयन्ति च। यानी वात पित्त और कफ, ये क्या हो गए, हमारे 3 दोष हो गए शरीर के अंदर। ये दोष जब विकृत मतलब इम्बैलेंस होते हैं तो शरीर का नाश या डिजीज उत्पन्न होती है। जब ये अविकृत मतलब बैलेंस होते हैं तो स्वास्थ्य मतलब हेल्थ संपादन करने में सहायक होते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर वात पित्त और कफ असंतुलन अवस्था में है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपके अंदर डिजीज हो जाएगी और आप रोग से ग्रस्त हो जाओगे। और अगर वात पित्त और कफ संतुलन अवस्था के अंदर होते हैं आपके बॉडी के अंदर एकदम मेंटेन, तो आप स्वस्थ रहोगे। तो मैंने आपको त्रिदोष तो बता दिए कि वात पित्त और कफ होते हैं, लेकिन आप ये भी तो सोच रहे होंगे कि इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर कहाँ पे स्थान है वात पित्त और कफ के। तो क्या होता है कि ये तीनों दोष वात पित्त और कफ संपूर्ण शरीर के अंदर व्याप्त है, लेकिन इनके मुख्य स्थान आपको अच्छे से याद रखने हैं। नाभि के नीचे का भाग होता है ना, वहाँ पे क्या पाया जाता है, वात यानी वायु पाई जाती है। नाभि व हृदय के मध्य क्या पाया जाता है, पित्त। और हृदय के ऊपरी भाग के अंदर हार्ट से हमारा जो भी ऊपर का भाग है वहाँ पे मुख्य स्थान होता है कफ का। तो देख लो यहाँ पे ये ह्यूमन बॉडी है जहाँ पे क्या हो गया कि ये नाभि के नीचे वात पाया जाता है, फिर नाभि व हृदय के मध्य में पित्त पाया जाता है, फिर यहाँ पे हार्ट के ऊपरी भाग के अंदर कफ पाया जाता है। ये इनका मुख्य स्थान। हम पढ़ेंगे अब वे आदि अनुसार काल। लाइफ के अंदर क्या 3 स्टेज होती है, 3 अवस्थाएं। पहली होती है बाल्यावस्था, फिर होती है युवावस्था, फिर होती है वृद्धावस्था। अब क्या होता है बाल्यावस्था के अंदर, आपको पता है बच्चा बहुत ज़्यादा सोता है, 14 से 16 घंटे तक सोता रहता है, क्योंकि वो मोर स्लीप इसलिए लेता है क्योंकि उस टाइम क्या होता है कफ की वृद्धि हो रखी होती है, तो इसलिए। फिर क्या आती है यंग स्टेज। यंग स्टेज के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इंसान को और पिंपल्स वगैरह होते हैं। ये क्या लाइफ की सेकंड स्टेज होती है, तो इसमें क्या पित्त वृद्धि हो रखी होती है। फिर आती है वृद्धावस्था, लास्ट कंडीशन। इसमें क्या होता है ऑल बॉडी पेन करती है, ऐसा मतलब, या बॉडी के कुछ पार्ट्स में पेन होता रहता है। ये क्या लाइफ की लास्ट कंडीशन होती है। तो इसके अंदर क्या होता है वात वृद्धि हो रखी होती है। तो बाल्यावस्था के अंदर तो क्या होगा कफ वृद्धि हो रखी होगी, और यंग स्टेज के अंदर पित्त, और ओल्ड स्टेज के अंदर क्या होता है मतलब वृद्धावस्था के अंदर वात वृद्धि। आपको ये याद रखना है कि स्टार्टिंग हमेशा कफ से करनी है, और क्या होता है एंडिंग आपको वात से करनी है। तो हम लोग इसको चार्ट के द्वारा अच्छे से समझते हैं। तो देखो गाइस, हमें क्या, मैंने आपको बताया था पहले कि हमें क्या कब से स्टार्टिंग करनी है और एंडिंग किससे करनी है, वात से, जिससे क्या कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कब से। तो आपको पता है कि कब है, तो ये बाल्यावस्था मतलब चाइल्डहुड के अंदर क्या होता है कब ज़्यादा होता है। जिस अब क्या होता है दिन का प्रारंभ हमें कब दोष से करना है। तो एक तो क्या होता है 6 AM से 10 AM तक कब दोष ज़्यादा रहता है, और एक रात्रि का प्रारंभ 6 से 10 PM, इसमें भी कब दोष ज़्यादा रहता है। फिर देखते हैं पित्त दोष। तो क्या होता है युवावस्था मतलब यंग एज के अंदर पित्त दोष अधिक होता है। तो एक आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कब के बाद पित्त, तो दिन का मध्य मतलब 10 AM से 2 PM तक क्या होता है पित्त, और रात्रि के अंदर भी मध्य के अंदर 10 PM से 2 AM तक क्या होता है पित्त अधिक होता है। फिर बात करते हैं वात की। वृद्धावस्था मतलब ओल्ड एज के अंदर क्या होता है वात अधिक होता है। तो दिन का अंत मतलब 2 से 6 PM वात रहेगा ज़्यादा, और रात्रि का अंत 2 से 6 AM वात ज़्यादा रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको ऐसे कब से स्टार्टिंग करके क्यों बताया, क्योंकि आसानी से आपको याद हो जाएगा कि सबसे पहले बाल्यावस्था के अंदर क्या होता है कब दोष अधिक, फिर युवावस्था के अंदर पित्त, फिर वृद्धावस्था के अंदर वात होता है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा आपको याद करने के लिए समझाया है। विषम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, सम अग्नि। विषम अग्नि का मतलब होता है कि कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है ये विषम अग्नि, और कभी बहुत कम हो जाती है। ये कभी भी क्या होती है कॉन्स्टेंट नहीं रहती है। कभी आपको जैसे कि भूख बहुत कम लगती है तो क्या होता है विषम अग्नि कम हो रखी होती है। कभी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो विषम अग्नि तेज हो रखी होती है। ऐसा जब होता है जब वात वृद्धि हो रखी होती है तब।
फिर आती है हमारी तीक्ष्ण अग्नि, ये क्या होती है, पीत वृद्धि के कारण तीक्ष्ण अग्नि होती है। फिर आती है मंद अग्नि, कफ वृद्धि के कारण मंद अग्नि होती है। फिर आती है हमारी सम अग्नि, जब हमारे तीनों दोष समान होते हैं तो क्या होता है, सम अग्नि होती है उस टाइम। अब हम देखते हैं कोष्ठ के प्रकार। कोष्ठ हमारे होते हैं 3 प्रकार के, कूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ। तो कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं। कूर कोष्ठ होता है वात के कारण, और मृदु कोष्ठ होता है पित्त के कारण, और मध्यम कोष्ठ होता है कफ के कारण। और तीनों की समानता में क्या होता है, समकोष्ठ होता है। तो आप ये याद रखना कि अग्नि हो गई हमारी 4 प्रकार की, और हमारे कोष्ठ हो गए 3 प्रकार के। अब हम लोग पढ़ेंगे वात के गुण। वैसे तो मैंने क्रिया शारीरिक के लेक्चर के अंदर वात, पित्त और कफ को डिटेल से समझा रखा है, उनके अंदर गुणों को भी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है वहाँ पे, तो आप मेरे पिछले लेक्चर देख लेना। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देता हूँ। तो हम पढ़ते हैं वात के गुण, क्वालिटीज ऑफ वात। तत्र रुक्षो लघु शीते खर सूक्ष्म चलो अनिल। रुक्ष का मतलब होता है ड्राई, लघु का मतलब होता है लाइट, शीत का मतलब होता है कोल्ड, खर का मतलब होता है रफ, सूक्ष्म का मतलब होता है माइन्यूट, चल का मतलब होता है मोमेंट। ये बात के गुण हो गए। अब हम लोग देखते हैं पीत दोष के गुण, क्वालिटी जो पीत। पीतम सने तीक्ष्ण उष्णम लघु विस्त्रम सारम दर्वम। तो आप इनको इंग्लिश के अंदर देख लेना इन गुणों को, और लेकिन आपको अगर अच्छे से डिटेल के अंदर इनको देखना है तो आप मेरे पिछले लेक्चर देख लीजिए क्रिया शारीर के, वात पित्त और कफ के। उनके अंदर मैंने एकदम डिटेल से समझा रखा है वात पित्त और कफ के गुणों को। अब हम देखते हैं कफ दोष के गुण, क्वालिटीज ऑफ कफ। स्निग्ध शीतो गुरुमंद सलक्षण मृत्सन स्तर कफ। तो आप इनको भी इंग्लिश में अच्छे से देख लेना, हिंदी इंग्लिश के अंदर। ये हो गए कफ के गुण। अब हम लोग देखते हैं संसर्ग व सन्निपात की परिभाषा। संसर्ग का मतलब होता है 2 दोषों का एक साथ वृद्धि या से। अगर 2 दोष एक साथ वृद्धि करती है, यह एक साथ उनका से होता है, तो वो क्या हो गया, संसर्ग। अब देखते हैं हम सन्निपात। सन्निपात का मतलब होता है तीनों दोषों का एक साथ वृद्धि या एक साथ क्षय, तो ये क्या हो गया, सन्निपात। अब हम लोग देखते हैं धातु और मलों का वर्णन। धातु हमारी 7 होती है, मल हमारे 3 होते हैं। इनको हम क्रिया शारीर के अंदर एकदम डिटेल से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सबको हम पढ़ेंगे अच्छे से। और मल को भी वहाँ पे पढ़ेंगे, पूरी स्वेद मूत्र को। पे पहली धातु हो गई रस। हमारी धातु होती है 7। तो अगर इनको मॉडर्न साइंस से कोरिलेट करें तो रस को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। फिर हो गया रक्त, इसको बोलते हैं ब्लड। मांस यानी मसल। मेद यानी ये क्या, फैट टिश्यू होता है। अस्थि यानी बोन्स। मज्जा यानी बोन मेरो। और शुक्र यानी सीमन। और मल होते हैं हमारे 3, पूरी स्वेद मूत्र। तो यहाँ पे बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि धातु 7 होती है, मल 3 होते हैं, इनके नाम याद करने हैं। बस हम डिटेल के अंदर क्रिया शरीर के अंदर इनको पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रस। आयुर्वेद के अंदर 6 रस माने गए, 6 रस होते हैं। तो पहला क्या होता है, मधुर। फिर होता है अम्ल, फिर होता है लवण। फिर यहाँ पे 4 नंबर पे हम ये पढ़ेंगे कटु होता है, कटु। फिर 5 नंबर पे होता है तिक्त। फिर 6 नंबर पे होता है कसाई। तो ये हमारे 6 रस हो गए। अब हम लोग देखेंगे रसों का दोषों पर प्रभाव। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई। ये मैंने वही क्रम लिखा है जो हमने 6 रस पढ़े थे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई। तो मैंने मधुर, अम्ल, लवण ये क्या होते हैं, वातनाशक। और फिर कटु, तिक्त, कसाई ये क्या होते हैं, कफनाशक। फिर आता है मधुर, तिक्त और कसाई। तो ये हमारे तीनों क्या होते हैं, पित्तनाशक होते हैं। मधुर, तिक्त, कसाई ये क्या होते हैं, पित्तनाशक। तो हमारे ये पित्तनाशक हो गए। तो गाइस यहाँ तक हमने आयुष काम्यम अध्याय का पहला लेक्चर देखा।